हेलो एवरीवन, सक्सेस पॉइंट में आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फंडामेंटल्स हमेशा ही ग्रामर में हमारे तैयार होने चाहिए। आपको ये टॉपिक देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये छोटे स्तर की कक्षाओं के लिए है, लेकिन ये हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये अपने आप में ही बहुत से टॉपिक्स का एक सम्मिलित रूप है। यदि आपको ये नहीं आते तो आप ये समझिए कि आपको ग्रामर का किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने में हमेशा ही डाउट रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप सीखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि इसका कितना ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है और हमारे एग्ज़ाम्स में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग हम देखेंगे। स्पीच का मतलब होता है कोई भी बात या कोई वाक्य या कहने का कोई भी सेंटेंस। जब किसी सेंटेंस को हम बोलते हैं तो वो अपने आप में अलग अलग वर्ड्स का एक सम्मिलित रूप होता है जो एक अर्थ देता है। यहाँ पर वो अलग अलग जो वर्ड्स हैं वो अपने कार्य के आधार पर, अपने फंक्शन के आधार पर, आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रामर, तो अपने फंक्शन के आधार पर उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनके अलग अलग यूज हैं। उन यूज को आज हम सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के स्थान पर भी ला सकता है। वो उसके स्थान और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कहाँ पर स्थित है और कहाँ पर उसका यूज किस रूप में किया जा रहा है। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे जो कि आपको इंडिविजुअल वीडियो के रूप में सभी रूल्स को समाहित करते हुए मिलेगा और जो कि हर एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर 8 प्रकार के हैं। पहला प्रकार है नाउन, सेकेंड है प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। इस प्रकार से ये 8 प्रकार हैं। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सामान्य जानकारी लेंगे कि इनका क्या क्या यूजेज होते हैं, क्या क्या इनका उपयोग होता है। आज हम मेनली 4 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और बाकी के 4 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ताकि हम इनको आसानी से समझ सकें। और उसके बाद प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम अलग से इंडिविजुअल वीडियो में चर्चा करेंगे, उनके रूल्स पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में किस प्रकार से इनको पूछा जाता है उनके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले आता है नाउन, संज्ञा। संज्ञा के बारे में आपको समझना है, कहाँ यूज होती है, संज्ञा के कितने भेद हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं जिनमें पहले हम उनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला अनकाउंटेबल, दूसरा काउंटेबल। अनकाउंटेबल में हमारे 2 प्रकार के नाउन हैं आपके, कौन कौन से, एक तो मैटीरियल और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल नाउन में आपके 3 प्रकार के नाउन हैं। पहला आपका प्रॉपर, सेकंड कॉमन और थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। तो इनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन को आपको समझना है कि नाउन के स्थान पर जो शब्द आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक्स नाउन की होती हैं वही प्रोनाउन की होती हैं। बस थोड़ा सा अंतर है जिसको हमें समझना ज़रूरी है। फिर आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के नाम से ही पता चल रहा है, प्री पहले, पोजीशन यानी स्थिति, अर्थात किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आए और वो क्या करे, दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका रिलेशन एक्सप्रेस करे। कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब ही क्या है, जोड़ना। 2 शब्दों को जोड़े, 2 वाक्यों को जोड़े, चाहे 2 क्लॉज को जोड़े, चाहे 2 फ्रेजेज को जोड़े, अर्थात जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन। इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। वर्ब, क्रिया। क्रिया क्या होती है, जो कर्ता करे वही क्रिया है और जो क्रिया है वही जो जिस पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म है, तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। एडजेक्टिव, विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल जानकारी देता है, वो
एडजेक्टिव होता है, इसको आसानी से समझ सकते हैं। एडवर्ब क्या होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी देता है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब, या किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करे कौन, एक एडवर्ब, तो वो भी एडवर्ब होती है। जब तो हम समझ सकते हैं कि एडवर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करे, तो वहाँ पर हम एडवर्ब का यूज करते हैं। किसी वर्ब को मॉडिफाई करे वो भी एडवर्ब है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और एडवर्ब की एक आसान पहचान है जो लगभग एडवर्ब में हमें देखने को मिलता है, जिनके पीछे ly आता है वो एडवर्ब होती है, लेकिन 100% ये रूल नहीं है। बहुत से ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे इनके इंडिविजुअल वीडियोज़ में। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे वो इंटरजेक्शन है। तो इसको हम समझेंगे, जैसे हमारी कुछ वर्ड्स हैं, हुर्रा है, ओ है, आ है, ठीक है, और हाउ है, व्हाट ए है, तो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, सरप्राइज को, जॉयफुलनेस को, हैप्पीनेस को, ठीक है, उसके अलावा ब्रेवनेस को। तो इस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले आता है नाउन। नाउन को आपको समझना है। नाउन के 5 डिवाइडेशन थे जो हमने पहले बताए। नाउन को 2 प्रकार से यूज करते हैं, 2 इसके विशेष स्थान होते हैं, पहला सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट को आप डूअर भी कह सकते हो, क्योंकि ये किसी भी क्रिया को करता है, करने वाला हमेशा डूअर होता है, तो ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर दूसरा आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में किसके कहेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है हमारा रिसीवर। जो भी काम हमने किया उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो वो रिसीवर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन एट एन एप्पल, मोहन ने एप्पल खाया, तो यहाँ पर मोहन क्या है, एक नाउन है। एप्पल भी क्या है, एक नाउन है, क्योंकि नाउन को हम समझ सकते हैं क्या, किसी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, वही नाउन है। तो यहाँ पर पर्सन का नेम मोहन, एप्पल किसी वस्तु का नाम है अर्थात थिंग का नेम है, तो एप्पल क्या हो गया, नाउन हो गया। इस पर किस किस का प्रभाव पड़ता है ये समझना भी ज़रूरी है। सबसे पहले आता है नंबर, सेकंड जेंडर, पर्सन। ध्यान रखिए, नाउन पढ़ना है तो इन तीनों का प्रभाव भी आपको पढ़ना है। इन तीनों का प्रभाव जब आप पढ़ेंगे तो इनका यूज करना भी आप समझ लेंगे। और जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो इन तीनों का इतना प्रभाव नाउन पर पड़ता है कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित सवाल भी हल कर पाएंगे बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी गलती के। तो नंबर, जेंडर और पर्सन क्या होते हैं, नंबर कोई भी नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जेंडर कोई भी नाउन मैस्कुलाइन हो सकता है, फेमिनाइन या न्यूटर जेंडर भी हो सकता है। पर्सन अर्थात वो फर्स्ट पर्सन में भी हो सकता है, सेकंड पर्सन में भी, थर्ड पर्सन में भी। ये हमें अधिकांशतया प्रोनाउंस में यूज करने को मिलता है। तो हमें पर्सन को किसके साथ जोड़ना है, प्रोनाउन के साथ जोड़ना है। तो आप नाउन के बारे में समझ गए होंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब बात आ जाती है कि नाउन का और भी यूजेज हैं। अब नाउन कहाँ कहाँ आता है कि नाउन के अदर वर्ड्स भी नाउन को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर नाउन किस काम में आएगा कि नाउन जीरंड भी एक्सप्रेस करता है। जीरंड आपको समझना है क्या, वर्ब के साथ जब आईएनजी आता है तो हम जीरंड बनाते हैं। तो ये जीरंड का जो यूज है वो हम यूज करते हैं। और इस जीरंड के रूप में वो क्या क्या काम करता है, नाउन के रूप में काम करता है। वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज ए गुड हैबिट। यहाँ पर स्विमिंग क्या है, एक जीरंड है और ये किस काम में आ रहा है, किसी नाउन के रूप में काम आ रहा है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जीरंड का यूज। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव भी नाउन के रूप में यूज होता है, अर्थात इन्फिनिटिव को हम नाउन के रूप में यूज करते हैं। वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी। तो इनका भी यूजेज हम अलग से इंडिविजुअल वीडियोज़ में अध्ययन करेंगे। अब बात आ जाती है प्रोनाउन। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द प्रोनाउन होते हैं। अब नाउन के स्थान पर प्रोनाउन यूज होते हैं तो इसका मतलब इसका संबंध किससे होगा, नाउन से होगा। और नाउन पर जिन कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रभाव पड़ता है वही प्रोनाउन पर पड़ता है। जैसे नंबर का प्रभाव प्रोनाउन पर भी पड़ता है, नाउन पर भी पड़ता है। जेंडर का प्रभाव नाउन पर भी पड़ता है, प्रोनाउन पर भी पड़ता है। पर्सन हमारे प्रोनाउन पर विशेष रूप से पड़ता ही है इनका फ़र्क, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के भी प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के भी, थर्ड पर्सन के भी। तो इनको भी समझना अति आवश्यक है। हमने पढ़ा मोहन एट एन एप्पल, मोहन व्यक्ति था, हमने क्या यूज किया, प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर ही का यूज किया। ही क्या हो गया, मोहन के लिए आया। मोहन मैस्कुलाइन था तो ही का यूज कर दिया। यदि मोहन की जगह किसी भी
फीमेल का नेम होता तो हम ही की जगह सी का यूज करते, तो पर्सन का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इट का यूज हमने किया, इट क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग या ये कहें कोई वस्तु है, तो एन एप्पल के लिए हमने इट का यूज किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक नॉन लिविंग थिंग के लिए इट का यूज किया, तो ये भी एक प्रोनाउन है। सी टेक्स इट, वह इसे लेती है, तो यहाँ पर सी एक प्रोनाउन है और इट यहाँ पर एक प्रोनाउन है। तो नाउन के जितने भी प्रभाव हैं वो प्रोनाउन पर पड़ते हैं। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें हैं जो नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस भी करती हैं। पहला, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन से पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आप सीखेंगे तो आपको नाउन और प्रोनाउन का डिफरेंस पता रहेगा। अब हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि प्रीपोजिशन कहाँ लगती है, कंजंक्शन कहाँ लगती है। प्रीपोजिशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन से संबंध सीधा है, रिलेटिंग वर्ड होता है, अर्थात ये रिलेशन को एक्सप्रेस करती है। रिलेशन किसका किससे, एक नाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। तो वहाँ पर हम रिलेशन जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो प्रीपोजिशन होती है। यहाँ पर दूसरा है इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है तो वो प्रीपोजिशन होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कंजक्शन पढ़ें, कंजक्शन क्या होती है, कंजक्शन होती है ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो दो शब्दों को जोड़े। अब दो शब्दों को जोड़े उसके बाद में वर्ड, फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस। अब हम समझेंगे कि वर्ड को भी जोड़ सकती है, फ्रेज को भी, एक फ्रेज को दूसरी फ्रेज से, क्लॉज एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से, सेंटेंस एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से। अब कुछ नए शब्द इसके अंदर आए वो हमें समझने आवश्यक है कि फ्रेज क्या होती है भाई, क्लॉज क्या होता है, ये हमें समझना है। फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। डिफरेंस क्या है, फ्रेज कोई भी सेंस नहीं देती है, क्लॉज सेंस देता है, लेकिन सभी क्लॉज सेंस नहीं देते। फिर क्लॉज और सेंटेंस में क्या अंतर है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही सेंटेंस होता है और क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। तो यहाँ पर दोनों डिफरेंस क्या है कि क्लॉज हमेशा सेंस नहीं देता, सेंटेंस सदा ही सेंस देता है। दूसरा अंतर है कि दूसरा डिफरेंस है कि सेंटेंस, हर सेंटेंस क्लोज हो सकता है लेकिन हर क्लोज कभी सेंटेंस नहीं हो सकता। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज़ गोइंग टू जयपुर, वह जयपुर जा रहा है। यहाँ पर टू क्या है, किसी नाउन से पहले आ रही है, इसका मतलब टू है एक प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर ये नाउन से पहले आती है और जयपुर का रिलेशन किससे एक्सप्रेस कर रही है, ही से, तो यहाँ पर टू है एक प्रीपोजिशन। दूसरा वाक्य आता है राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एंड क्या है, एक कंजंक्शन है। क्यों है, इसने राम एक वर्ड है, मोहन एक वर्ड है, दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो ज्वाइन करने का काम कौन करता है, कंजंक्शन। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कंजंक्शन क्या काम करती है और हमारे प्रीपोजिशन क्या काम करती है और कहाँ आती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है इनके एग्जाम्पल्स की, दोनों डिफरेंस समझेंगे। आपको खुद को ये समझना है कैसे इनका आंसर देंगे। पहला है आई विल मीट हिम एट हिज ऑफिस और एट हिज हाउस। तो यहाँ पर मैं उससे मिलूँगा, कहाँ पर, या तो उसके ऑफिस में या उसके घर पर। तो यहाँ पर और जो आया है वो और किस लिए आया है, वो कंजंक्शन के लिए आया है। क्यों, क्योंकि इसने एट हिज ऑफिस एक फ्रेज है, एट हिज हाउस एक फ्रेज है। जब दो फ्रेज को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। ये हमने पढ़ा था। ही सैड दैट ही वुड गो, ही सैड दैट ही वुड गो। तो यहाँ पर दैट का जो यूज हुआ है वो किस लिए हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स अर्थात ये भी क्लॉज और ये भी क्लॉज, दोनों ही क्लॉज हैं। इसका मतलब अब यहाँ पर दोनों ही क्लॉज में अंतर है, ये मेन क्लॉज कहलाता है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इसको हम विस्तृत रूप से अलग से समझेंगे। यहाँ पर अब समझने वाली बात है कि ये दैट क्या है, एक कंजंक्शन। क्यों, क्योंकि इसने एक क्लॉज और दूसरा क्लॉज अर्थात दो क्लॉजेज को आपस में जोड़ दिया, तो दैट क्या हो गई, हमारे लिए एक कंजंक्शन हो गई।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द कैट रैन आफ्टर द माउस। सेकंड सेंटेंस है सी केम आफ्टर आई हैड गॉन। तो कैट चूहे के पीछे दौड़ी, तो यहाँ पर आफ्टर क्या है ये समझना है। सी केम आफ्टर आई हैड गॉन, यहाँ आफ्टर क्या है, समझने की बात है, बहुत ही बारीक चीज़ है और एक बार समझेंगे तो ध्यान हो जाएगा आपको। यहाँ पर आफ्टर पहले वाक्य में आ रहा है माउस से पहले। माउस क्या है, एक नाउन है। जब एक नाउन से पहले कोई भी शब्द आता है यहाँ पर आफ्टर, इन, ऑन, अदर वर्ड्स, तो वो क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है। अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि भाई नाउन या प्रोनाउन से पहले ये शब्द आ गया तो ये प्रीपोजिशन हो गए, लेकिन सेकंड सेंटेंस में हम देखें तो यहाँ पर आई प्रोनाउन है, तो आप कहेंगे कि भाई आई प्रोनाउन है, इससे पहले आफ्टर आ रहा है तो ये भी प्रीपोजिशन होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्रीपोजिशन नहीं होगी, यहाँ पर होगी कंजक्शन, क्योंकि इस प्रोनाउन के बाद क्या आ रहा है, एक वर्ब भी तो आ रही है। जब नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब आए तो हम वहाँ पर क्या मानेंगे, वो एक कंजक्शन है। तो यहाँ पर आफ्टर क्या हो गई, एक कंजक्शन हो गई, और ऊपर वाले वाक्य में वो हो गई प्रीपोजिशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस जनवरी। मैंने उसे जनवरी से नहीं देखा। इसका मतलब यहाँ पर सिंस क्या है, सिंस। और सेकंड सेंटेंस में आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट, वह गया तब से मैंने उसे नहीं देखा। तो इन दोनों में आपको सिंस का ध्यान रखना है कि दोनों में सिंस क्या क्या यूज हुए हैं। पहले वाक्य में सिंस किससे पहले आ रहा है, एक नाउन से पहले आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रीपोजिशन होगा। सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आई है वो किससे पहले आ रही है, किसी भी प्रोनाउन, और उसके साथ क्या आ रही है, एक वर्ब आ रही है। इसका मतलब ये क्लॉज हो गया, और क्लॉज से दूसरा क्लॉज जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लोज है, अर्थात ये दो क्लोजेज को जोड़ रही है और ये एक कंजक्शन है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम कंजक्शन का यूज करते हैं और इनके यूज के पर ही हमने इनको समझा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन और प्रीपोजिशन में डिफरेंस है। इनके पर्टिकुलर जो हमारे यूजेज हैं वो हम इंडिविजुअल वीडियोज में देखेंगे। इसके लिए आपको हमेशा इस चैनल से जुड़े रहना है, इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि आपको ये वीडियोज़ लगातार मिलती रहें और आप बिना किसी डाउट के किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से फाइट कर सके और आप सेलेक्ट हो सके। थैंक यू।